सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने किया था इसके चैप्टर के पार्ट 1 में इंटरनल ट्रेड की मीनिंग एंड इट्स टाइप। तो जो हमने इसकी लास्ट टाइप की थी वो क्या थी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, और क्वांटिटी की फर्दर टाइप क्या थी, होलसेल ट्रेड। सो आज हम उस होलसेल ट्रेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलसेल ट्रेड? So here it is written, wholesale trade removes the distance between producers and consumer. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था, ये लाइन करवाई थी कि पहले प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास जाता है सामान, फिर होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से कंज्यूमर के पास। सो ये क्या करता है, रिमूव करता है डिस्टेंस को। ये डिस्टेंस रिमूव हो गया, इतना रिटेलर तक जाने से इतना डिस्टेंस तो रिमूव हो गया। सो क्या करता है, प्रोड्यूसर डिस्टेंस रिमूव करता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। सो इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ ट्रेड अंडर विच गुड्स और सर्विसेज आर ब्रॉट इन बल्क फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड आर सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर। सो ये मैंने पहले भी आपको बताया था, क्या करता है प्रोड्यूसर, इसको 100 बैग्स देगा, मतलब लेट मी टेक अ एग्जाम्पल 100 बैग्स। सो ये बहुत सारे रिटेलर्स को आगे सामान देगा। ये एक रिटेलर नहीं है, ये रिटेलर 1, रिटेलर 2, रिटेलर 3, ये इसको 10 बैग्स दे दिए, इसको इसने मांगे 20, इसने मांगे 30। सो ये स्मॉल क्वांटिटी ये बहुत सारे रिटेलर्स को आगे देता है। ये बल्क में परचेज करता है और आगे स्मॉल क्वांटिटी सबको सप्लाई करता है। ओके, सो द होलसेल ट्रेड फिगर्स प्रोमिनेंटली अ मीडियम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या है, मीडियम है डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, प्रोड्यूसर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर तक। अब अगर होलसेलर के पास गया ही नहीं तो कंज्यूमर के पास कैसे जाएगा? सो ये एक मीडियम है, पहले इससे होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से रिटेलर। सो ये मीडियम में आता है। होलसेलर और रिटेलर क्या क्या है, ये मीडियम है। क्लियर? ये होलसेलर से लेके सामान डिस्ट्रीब्यूट करता है रिटेलर्स के बीच में। सो इट इज़ द मीडियम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो इट इज़ अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। सो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर एक ही बात है कि प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में क्या है, प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में क्या है, एक लिंक है। देन सेम ही बात बोल रहे हैं सारे, क्या बोल रहे हैं, ये बल्क में सामान लेगा प्रोड्यूसर से और उसको आगे सेल कर देगा। बट फॉर योर नीड आई एम जस्ट रीडिंग ऑल। ओके, the wholesale trade purchases goods in large quantity from the producer and the manufacturer, then he sells in small quantity to the retailers. Same thing. Hence, purchasing of goods in large quantities and selling them in small quantities to retailers is called wholesale trade. तो क्या होता है wholesale trade? जिस large quantity में purchase करना है उसको small quantity में sell करना। And the person who carries on the work is called wholesale trader. अब देखो, जो इसको तो कहते हैं, ये जो काम कर रहे हैं इसको तो कहते हैं होलसेल ट्रेड। जो ये पर्सन जो ये काम कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, होलसेल ट्रेडर। द होलसेल ट्रेडर प्राइमरली डील इन वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स। सो वो एक ही टाइप ऑफ गुड में डील करता है। लाइक जो रिटेलर होता है, मैंने आपको पहले पिछले पार्ट में भी बताया, रिटेलर होता है उसके पास मिल्क भी होएगा, उसके पास पेन भी होएगा। हालांकि दोनों का कोई नाता नहीं है, उसके पास सब कुछ होएगा। स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर के पास सब कुछ होएगा, बट होलसेलर के पास सिर्फ एक ही चीज़ होएगी। होलसेलर के पास चाहे वो बैग्स हैं, एक ही तरह का सामान होगा, चाहे वो क्लोथिंग का बिजनेस है, क्लोथ्स का बिजनेस है, कुछ भी है, ठीक है। तो इसके पास एक ही टाइप का होगा। नेक्स्ट, ये कुछ डेफिनेशंस दी है कुछ। सो आप ये डेफिनेशन कर लोगे तो ज़्यादा बेटर, बिकॉज दिस इज मोर ईजियर एंड मोर, इससे अच्छी भी है। ओके, नेक्स्ट इज फीचर ऑफ होलसेल ट्रेड। सो होलसेल ट्रेड के कुछ फीचर्स कर लेते हैं, सारे करने की कोई जरूरत नहीं है, 15 ही है। द होलसेलर बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स बाय करते हैं। ही डील्स ओनली इन सम स्पेशल गुड्स। तो मैंने अभी बताया, वो बैग्स में डील करेगा, क्लोथ्स में डील करेगा, कुछ एक परफेक्ट। ऐसा नहीं है एक साइड वो मिल्क सेल कर रहा है, एक साइड वो क्या सेल कर रहा है, पेन। ऐसा नहीं है, दैट द वर्क ऑफ रिटेलर। ओके, नेक्स्ट इज ही सेल्स गुड्स टू द रिटेलर। अब होलसेलर के बाद गुड्स कहाँ जाते हैं, रिटेलर के पास। नेक्स्ट इज ही यूजुअली परचेजेस इन कैश एंड सेल्स ऑन क्रेडिट। तो क्या करता है, ये ज़्यादातर कैश पे परचेज करता है चीज़ें और उसको क्रेडिट पे सेल करता है। क्यों? क्योंकि ये बल्क में परचेज कर रहा है। अब बल्क में तो क्रेडिट कैश में ही करना पड़ेगा, और स्मॉल क्वांटिटी में कर रहा है तो रिटेलर और होलसेलर का अच्छा नाता होता है, तो ये क्रेडिट पे भी सेल कर देता है। ही वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। वही सारी डेफिनेशन की बातें यहाँ पे आ रही हैं। वो क्या होता है, लिंक होता है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। देयर आर मेनी एजेंट्स और ब्रोकर्स विद द होलसेलर फॉर सेलिंग गुड। अब इसके साथ बहुत एजेंट्स भी होते हैं जो इसके साथ गुड्स सेल करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर अ होलसेल ट्रेड।
अब रिटेलर के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए कि होलसेल के लिए? ऑब्वियसली होलसेल के लिए। इनके तो गोडाउन भरे रहते हैं, उन्होंने तो फिर भी स्मॉल क्वांटिटी में अपना थिंग्स लानी होती हैं। द होलसेलर अडॉप्ट्स मॉडर्न मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू प्रमोट द सेल ऑफ गुड्स। अब देखो ये क्या करते हैं, मॉडर्न मीन्स ऑफ, अब ये ऐड देते हैं अपने सेल को प्रमोट करने के लिए। ये अपने जो भी चीज़ें, इनका पर्टिकुलर एक ही बिजनेस होता है, सो ये उनकी एड्स भी देते हैं टीवी में ताकि इनका जो प्रमोट हो सेल ऑफ गुड्स। ही स्टोर्स हिज गुड्स इन द गोडाउन रेदर देन हिज शॉप। तो इनके गोडाउन्स होते हैं बड़े बड़े, ये गुड्स को ऐसे नहीं रखते अपनी शॉप में, इतनी जगह भी नहीं होती उनकी इतनी शॉप में। शॉप इनकी छोटी होती है, मतलब इनका कुछ स्टाइलिश जी शॉप नहीं होती, बस खाली सा एक रूम होता है, खाली सा एक गोडाउन होता है, उसमें सब कुछ पड़ा होता है। और रूम में बैठ के, मतलब एक शॉप में बैठ के ये डील करते हैं सबके साथ। जो देखो जो रिटेलर है, अब उसकी तो पूरी शॉप डेकोरेट होगी, अच्छी तरह एसी वगैरह लगे होंगे, कांच के शीशे वगैरह लगे होंगे, अच्छी तरह बाहर सब कुछ सजाया होगा, क्लोथिंग का है तो ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है होलसेलर में, इनका बस सिंपल सी एक शॉप होती है और साथ में बहुत सारे गोडाउन्स होते हैं। ओके सो वेयर इट इज द होलसेलर स्पेंड, हाँ, he stores a good godown. Next is the wholesaler spend very little in decorating his shop or establishment. मैंने अभी बोला इनके कुछ खास डेकोरेशन नहीं होती, only samples of goods are kept in the shop. कुछ सैंपल ही रखे होते हैं शॉप में। अब ऐसे तो नहीं सारा माल शॉप में ही रखेंगे, उनके बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, इनका सारा माल वहाँ पड़ा होता है। he purchases goods on the basis of advance payment and orders. तो क्या होता है, परचेजेस गुड्स। अब जब ये परचेज करते हैं गुड्स को, इनको एडवांस पेमेंट उनको करनी पड़ती है। मतलब कि क्या करते हैं, ये हाफ क्रेडिट पे ले लेते हैं, हाफ की एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, कुछ भी करके ये गुड्स ले सकते हैं। इट्स डिपेंड अप टू यू, इनके रिलेशन पे डिपेंड करते हैं। अगर प्रोड्यूसर का होलसेलर के साथ अच्छा रिलेशन है तो उसको वो सारा क्रेडिट पे भी दे देगा। अगर ठीक सा रिलेशन है तो हाफ क्रेडिट पे दे देगा, हाफ कैश पे दे देगा। सो ऐसे करके डिफरेंट सिचुएशंस बनती हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखो, ही परचेज ऑन द बेसिस, ये हो गया। अ होलसेलर एस्टेब्लिश अ बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई बाय स्टोरिंग गुड्स। अब देखो ये क्या करता है, ये कभी कभी क्या करता है, गुड्स को स्टोर करके रख लेता है अपने पास। ये क्या करता है, अभी गुड्स को स्टोर, जब ज़्यादा डिमांड हो जाती है थिंग्स की तो ये हाई प्राइस पे भी सेल कर देते हैं। सो ये थोड़ी बहुत वो भी करते हैं, स्कार्सिटी, जिसको हमने लास्ट में पढ़ा था, डायरेक्ट ट्रेड में हमने पढ़ा नहीं था कि जो होलसेलर और रिटेलर हैं वो कभी कभी स्कार्सिटी ऑफ गुड्स कर देते हैं। तो वो यही है कि वो बैलेंस बना के चलता है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई में। नेक्स्ट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर द होलसेलर इज़ वेरी लिटिल। तो क्या होता है, प्रोड्यूसर ने इसको 20 रुपये में सेल किया तो ये आगे 10 रुपये में अपना प्रॉफिट देके, अब प्लस 60 हमने पढ़ा था 80 में, तो ये आगे अपना 10 रुपये प्रॉफिट देके 90 में सेल कर देगा। जैसे इसका कम सा लिटिल सा प्रॉफिट ही होता है, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता। द होलसेलर फाइनेंशियली हेल्प बोथ द प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। अब देखो ये दोनों को हेल्प करता है फाइनेंशियली। देखो अब इसने इससे ली गुड्स, ये इसको कैश प्रोवाइड करा रहा है, फाइनेंशियली इसकी हेल्प हो रही है प्रोड्यूसर की, इसने इसको आगे गुड्स सेल की, थोड़ा बहुत मतलब कि कम रेट पे सेल कर दी तो इसको फाइनेंशियली इसको भी हेल्प मिल रही है। सो ये फाइनेंशियली दोनों को हेल्प करते हैं। सो हमारे 15 के 15 फीचर्स हो गए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। So next is services or utility of wholesaler. So the wholesale trade has special significance in its own in removing the difficulties or problems of the modern business. So देखो wholesaler अब हर एक को हेल्प करते हैं। देखो वो डिस्टेंस रिमूव करते हैं कंज्यूमर तक का। अब होलसेलर प्रोड्यूसर को भी हेल्प करते हैं, रिटेलर को भी हेल्प करते हैं, कंज्यूमर को भी हेल्प करते हैं। सो आज हम सबकी सर्विसेज देखेंगे कि होलसेलर कंज्यूमर को कैसे हेल्प करते हैं, उसकी रिटेलर के प्रति क्या सर्विसेज हैं और प्रोड्यूसर के प्रति क्या सर्विसेज हैं। सो देखो इट ऑफर्स इट्स सर्विसेज रिगार्डिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। These aspects of business include primarily the manufacturer or the producer, retailer, consumer, and the society. For the convenience of study, the services of the wholesaler trade have been divided into 3 categories. So इसको 3 categories में divide करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं services towards producer, next is services towards retailer, and third one is services towards society. Society के अंदर consumers भी आ जाएंगे क्योंकि हम consumer ही तो society हैं, हम consumers भी society के अंदर ही आ जाएंगे। ओके सो देखो सबसे पहले होलसेलर का प्रोड्यूसर के प्रति क्या सर्विसेज हैं। सो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड। सो प्रोड्यूसर, सो इसकी प्रोड्यूसर के प्रति क्या सर्विस है कि इसको उसको बताना पड़ता है कि कितनी डिमांड चल रही है मार्केट में। सो क्या करता है, जो सबसे पहले क्या होता है, रिटेलर सबसे क्लोज है कंज्यूमर से, रिटेलर सबसे क्लोज है तो कंज्यूमर इससे आकर कुछ मांगेगा, मतलब कुछ डिमांड करेगा, ठीक है। फिर रिटेलर आगे जाके होलसेलर को बताएगा कि कंज्यूमर की डिमांड ये है।
अब ये होलसेलर मतलब रिटेलर आगे जाके होलसेलर को बताएगा, फिर ये होलसेलर की जिम्मेदारी है कि ये डिमांड आगे जाके प्रोड्यूसर को बताए। सो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डिमांड। अ होलसेलर डज नॉट हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर। अब होलसेलर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो है नहीं कंज्यूमर के साथ, बीच में क्या आता है, रिटेलर आता है, बीच में क्या आता है, रिटेलर। बट द रिटेलर इन्फॉर्म द होलसेलर अबाउट द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर हु इन टर्न पास इट ऑन द प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर। द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस गुड्स ऑफ डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। क्लियर। सो पहले क्या करते हैं, कंज्यूमर रिटेलर को बताएगा, रिटेलर आगे जाके इसको बताएगा होलसेलर को, होलसेलर आगे जाके किसको बताएगा, प्रोड्यूसर को। नेक्स्ट इज एक्टिंग एज अ मिडल मैन। अब ये मिडल मैन की तरह एक्ट करता है बिटवीन रिटेलर एंड प्रोड्यूसर। ये लाइन के बेसिस पे है सब कुछ, ये लाइन आपको आती है, आपको सब कुछ आता है। देखो ये क्या है, एक्टिंग एज अ मिडल मैन बिटवीन रिटेलर एंड प्रोड्यूसर। रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच में क्या है, मिडल मैन है। होलसेलर इज द फर्स्ट लिंक ऑफ चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले सामान किसके पास जाता है, प्रोड्यूसर के पास, होलसेलर के पास ही जाता है। ओके, दिस इज अनदर पेज। ओके, प्रोड्यूसर के बाद किसके पास जाता है, होलसेलर के पास ही जाता है। सो देखो, एक्टिंग एज ए मिडल मैन। सो होलसेलर इज द फर्स्ट लिंक इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। द एम ऑफ द वर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज टू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। सो ये डिस्टेंस भी रिमूव करता है, मैंने पहले ही आपको डेफिनेशन से पहले बताया था, ये क्या करता है, डिस्टेंस रिमूव करता है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। देखो अब थिंक को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, अगर ये होलसेलर के पास पहले ही चली गई तो इतना का डिस्टेंस तो ट्रैवल हो गया, फिर ये रिटेलर के पास जाएगी, फिर ये कंज्यूमर के पास। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इजी चैप्टर, इसको जस्ट आपको एक बार ही समझने की ज़रूरत है, फिर आप अपनी तरफ से ही सारे आंसर्स भी बना लोगे। So in this way, a wholesaler, by acting like a first link in the chain between the producer and the retailer, reduces the distance between them and brings them closer to each other. तो एक दूसरे को close ले आते हैं एक दूसरे के। In this way, the job of a producer is simplified. So इससे producer की job क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो देखो अगर बीच में होलसेलर ना होता, सो प्रोड्यूसर को इसको डायरेक्टली या तो कंज्यूमर को पहुंचाना होता है या तो रिटेलर को पहुंचाना होता। सो ये कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो सिंप्लीफाई कर ही देता है, होलसेलर के काम को, मतलब प्रोड्यूसर के काम को कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई कर ही देते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये फाइनेंशियल हेल्प कैसे प्रोवाइड करवाता है। सो देखो, अ प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स बिग कैपिटल फॉर द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थिंग्स। अब प्रोड्यूसर को चाहिए क्या, बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए। अ प्रोड्यूसर गेट्स कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड चीफ अमंग ऑल होलसेलर। तो सबसे ज़्यादा कैपिटल किससे मिलती है, होलसेलर से मिलती है प्रोड्यूसर को। ही मेक्स एडवांसेस पेमेंट, कैश पेमेंट्स फॉर गुड्स परचेज एंड इवन प्रोवाइड्स लोन फैसिलिटीज। इन दिस वे इट हेल्प्स द प्रोड्यूसर फाइनेंशियली। सो देखो अभी हम रिटेलर के बारे में तो नहीं पढ़ रहे कि होलसेलर रिटेलर को कैसे फाइनेंशियल हेल्प करता है, प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ते हैं। सो देखो प्रोड्यूसर को होलसेलर कैसे फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। हमने बोला था कि ये कैश पेमेंट्स करते हैं इसको, जिससे इसको क्या होता है, फ़ायदा होता है। नेक्स्ट चीज़ ये इसको कभी कभी लोन भी दे देता है। नेक्स्ट चीज़ ये इसको एडवांस में पेमेंट भी करते हैं। मतलब अभी क्या होता है, इसने इसको ऑर्डर दे दिया 2000 बैग्स का, अभी बैग्स बने भी नहीं, फिर भी इसको एडवांस में पेमेंट करनी होती है, बिकॉज प्रोड्यूसर को इसके लिए क्या चाहिए, सामान लाने के पैसे भी चाहिए, तो इसको एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है। दैट इज दे आर सेइंग कि वो एडवांसेस भी पेमेंट करता है, लोन भी देता है, सो सारी तरीके से वो फाइनेंशियल हेल्प करता है प्रोड्यूसर को। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन एडवर्टाइजिंग गुड। So advertisement has a special significance in the modern business. Business without advertisement is considered to be dead business. The chief function of advertisement is to provide information about the new things and attract the customer towards these products. This work is performed by the wholesaler. As a result, there are additional sales which add to his profit. The producer also gets its benefit because he does not need to spend more on advertisement. तो देखो जो things है वो प्रोड्यूसर कर रहा है, बट जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, होलसेलर कर रहा है। सो जिससे क्या हो रहा है, अब देखो हमने कोई टीवी में ऐड देखी किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी क्रीम की, सो वो कौन देगा, होलसेलर देगा, प्रोड्यूसर नहीं देगा। पर हम माल किससे परचेज करेंगे, मान लो अब मैं सोचूं क्रीम की मार्केट में बड़ी डिमांड है, चलो क्रीम का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सो मैं डायरेक्टली प्रोड्यूसर के पास जाऊंगी और उसको लूँगी होलसेलर बल्क में लूँगी। सो इससे क्या होएगा, प्रोड्यूसर की सेल्स ऐड होंगे, जिससे उसको क्या होएगा, फ़ायदा होएगा, प्रोड्यूसर को बहुत फ़ायदा होएगा। सो उसको एडवर्टाइजमेंट देने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी, और उसकी जो थिंग्स है वो अपने आप सेल होगी। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटीज़। जो होलसेल होता है उसको स्टोरेज फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड कर रहा है, इसके पास जितना भी माल पड़ा है होलसेलर उसको ले रहा है और अपने गोडाउंस में जमा कर रहा है, अपने गोडाउंस में जमा कर रहा है, तो ऑब्वियसली हेल्प मिल रही है किसको, प्रोड्यूसर को। सो देखो
A wholesaler purchases goods in large quantity and stores them in godowns. So large quantity में good purchase करता है, उसको गोडाउन में स्टोर कर लेते हैं. Therefore a producer does not need to invest more in stocking. तो प्रोड्यूसर को गोडाउन वगैरह रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो देखो जब वो ऑर्डर देगा होलसेलर 2000 बैग्स का, तभी तो प्रोड्यूसर 2000 बैग्स बनाएगा, उसके बिना तो बनाएगा भी नहीं. और जब उसने बना लिए तो उसके बाद क्या करेगा, उसको स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा होलसेलर को सेल कर देगा लार्ज क्वांटिटी में. ओके, so there is no need of more godowns. Generally the producers start producing goods on the receipt orders from the wholesaler. तो जब वो ऑर्डर रिसीव करता है तभी प्रोड्यूसर बनाता है. नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज. तो क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ द होलसेलर मेक्स इट पॉसिबल फॉर द प्रोड्यूसर टू हैव कॉन्टेक्ट ओनली विद द फ्यू होलसेलर रेदर देन लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर. सो देखो हमने पहले भी बोला कि ये डिस्टेंस दूर करते हैं. सो देखो क्या करेगा प्रोड्यूसर, अगर बीच में होलसेलर ना हुआ तो प्रोड्यूसर को बहुत सारे रिटेलर्स का नंबर रखना पड़ेगा और उनको सेल करना पड़ेगा. बट अगर प्रोड्यूसर के पास होलसेलर है तो वो सिर्फ फ्यू होलसेलर का नंबर रखेगा और उनको ही सेल करेगा. क्लियर? So the producer by selling his goods to the wholesaler save himself from the problem of distribution. तो या तो वो इतने, क्योंकि देखो रिटेलर ने स्मॉल क्वांटिटी परचेज करनी है, होलसेलर ने ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करनी है, सो ज़्यादा फायदा किस में, हमें होलसेलर में ही है. सो इफ द प्रोड्यूसर वर टू सेल हिज गुड्स टू न्यूमरस retailers or the consumers, this could be a serious problem for him. So उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें होगी. Next is stabilizing prices. All the things are not produced throughout the year, and when there is production, the demand is not so high as to allow the things to be sold. Therefore, a wholesaler purchases all the things at the time of production and stocks them. Thus, he checks any decline in prices. On the other hand, when the demand increases, the supply is ensured with the help of goods stored in the godowns. तो देखो पहले पढ़ो मत, पहले इसको समझो. स्टेबलाइजिंग प्राइसेस का क्या मतलब है. अब देखो सपोज करो प्रोड्यूसर ने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया बहुत सारा, लाइक कुछ क्लोथ्स है, क्लोथ्स नहीं गोल्ड ले लो. प्रोड्यूसर ने बहुत सारा गोल्ड प्रोड्यूस कर दिया. क्लियर? अब ये मार्केट में क्या है, गोल्ड का प्राइस कम हुआ पड़ा है. सो क्या करेगा होलसेलर, इससे सस्ते माल में, मतलब सस्ते प्राइस पे परचेज करके अपने पास स्टॉक रख लेगा उसका. जब मार्केट में उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तब उसको आगे जाके क्या कर देगा, सेल कर देगा. इससे प्रोड्यूसर का भी फायदा. अगर ये अभी इसको कंज्यूमर को सेल करता, उसको कम प्राइस मिलता, ये फिर भी इसको उससे ज़्यादा प्राइस देगा. इसमें प्रोड्यूसर का भी फायदा, होलसेलर का भी फायदा, आगे जाके उसको और प्राइस में सेल कर देगा. आई होप सो स्टेबलाइजिंग प्राइसेस इज टोटली क्लियर टू यू ऑल. अब ये तो होगी सर्विसेज टुवर्ड्स प्रोड्यूसर, नेक्स्ट इज सर्विसेज टुवर्ड्स रिटेलर. ओके, एक और पॉइंट रह गया, अचीविंग इकोनॉमी इन प्रोडक्शन. So the wholesaler place order in large quantity with the producer. As a result, the scale of production increases. The producer get all the benefits connected with the large scale of production. तो क्या होता है कि जो wholesaler है वो लार्ज में, अब लार्ज में जो है वो ऑर्डर देगा प्रोड्यूसर को, जिससे क्या होगा, लार्ज प्रोडक्शन होगी, जिससे क्या होगी, प्रोडक्शन इंक्रीजेज होगी, जिससे क्या होगी, इकोनॉमी, मतलब अचीविंग इकोनॉमी इन प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हम इकोनॉमी को अचीव कर लेंगे. नेक्स्ट इज सर्विसेज टुवर्ड्स रिटेलर. अब रिटेलर के प्रति क्या सर्विसेज है होलसेलर की, तो ईजी सप्लाई ऑफ गुड्स. अ रिटेलर डज नॉट नीड टू स्टॉक मोर, ही कैन गेट्स द थिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स. सो हिज नीड्स लेस स्पेस एंड कैपिटल. तो क्या होगा, ईजी सप्लाई मिल जाती है इससे. किसको, यहाँ पे किसको मिल रही है सप्लाई, रिटेलर को. सो देखो यहाँ पे क्या होता है, होलसेलर क्या होता है, आगे रिटेलर को सप्लाई करता है, ये इसको क्या करता है, स्मॉल क्वांटिटी में सेल करता है, पर इसके पास तो लार्ज क्वांटिटी पड़ी है. सो रिटेलर क्या करता है, इसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में परचेज करता है, और जब भी उसका जो सामान है वो खत्म हो जाता है, वो और स्मॉल क्वांटिटी ले आता है और थोड़ी क्वांटिटी ले आता है. सो इसको ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब भी कस्टमर डिमांड करे ये होलसेलर के पास जाएगा और होलसेलर से खरीद के ले आएगा. क्लियर? Okay, so next feature is financial help. A wholesaler generally sells goods to the retailer on credit, and the retailer pay off the price of the goods after they have been sold. In this way they need little capital. तो क्या होता है कि देखो जब होलसेलर क्या है वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर से कैश पे सामान लेके आएगा, पर आगे क्रेडिट पे सेल करेगा रिटेलर को. तो देखो प्रोड्यूसर का भी फायदा, रिटेलर का भी फायदा. प्रोड्यूसर को भी पैसे मिल गए और रिटेलर को पैसे देने ही नहीं पड़े, थोड़ी देर बाद देने पड़े, मतलब उसको लिटिल कैपिटल चाहिए इसके लिए. क्लियर? नेक्स्ट इज कंसल्टेंसी सर्विसेज. अ होलसेलर
comes in contact with many good traders and other mediators, and he gain a lot of experience. The benefit of his experience is shared by the retailers also. On the basis of his experience, he gives advice to retailer regarding advertisement, art of selling, quality control, etc. तो ये क्या है, ये कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं रिटेलर को. मींस देखो, अब होलसेलर क्या क्या है, बैठना उठना है बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर के साथ. तो ये क्या करते हैं, अपने आगे जो रिटेलर होते हैं उनको भी बहुत सारे अच्छी अच्छी एडवाइसेस देते हैं अबाउट एडवर्टाइजमेंट, कैसे सेल करते हैं और क्वालिटी कैसी रखनी चाहिए आपको अपने मटेरियल की. ऐसे ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी अपने व्यूज शेयर करते हैं, एडवाइसेस देते हैं रिटेलर को. ओके, नेक्स्ट इज रीजनेबल प्राइस. प्राइसेस आर स्टेबलाइज्ड बाय क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन demand and supply. This work can be done by a wholesaler. In this way, a wholesaler makes things available at proper prices. तो वो क्या करता है, एक बैलेंस बना के रखता है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. तो रीजनेबल प्राइसेस पर ही और आगे रिटेलर को देते हैं. तो ये भी एक सर्विस होती है रिटेलर को. क्लियर. सो जैसे कि अगर मार्केट में प्राइसेस अभी कम है, प्राइसेस अभी कम चल रहे हैं थिंग्स के, तो अभी वो स्टोर करके रख लेगा, और जब प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे थिंग्स के तभी वो आगे सेल करेगा रिटेलर को, जिससे रिटेलर को भी आगे बेनिफिट होएगा कि वो आगे भी ज़्यादा प्राइसेस पे सेल कर पाएगा. नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट. अब द होलसेलर आर वेल ऑफ पीपल एंड दे एडवर्टाइज थिंग्स. अब देखो, वो जब मैंने बोला है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, सिर्फ होलसेलर एडवर्टाइजमेंट करेगा, प्रोड्यूसर भी नहीं करेगा, उसके बाद जो रिटेलर होता है वो भी नहीं करेगा. सो देखो, जब होलसेलर एडवर्टाइजमेंट करेगा तो उस थिंग का नाम बनेगा मार्केट में, जिससे रिटेलर को भी फायदा होगा और प्रोड्यूसर को भी फायदा होगा, उससे और सेल करेंगे पीपल. ओके, इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स. प्रोड्यूसर प्रोड्यूस डिफरेंट new kinds of things from time to time. A wholesaler is the first to get his information. He passes on this information to the retailers. Consequently, there is an addition of knowledge about various new products on the part of retailer. तो देखो जो क्या होता है, प्रोड्यूसर जब न्यू थिंग्स प्रोड्यूस करते तो होलसेलर सबसे पहले उसको बाय करता है. जो तो होलसेलर होता है वो न्यू प्रोडक्ट्स की जानकारी भी देता है रिटेलर को, जिससे रिटेलर को बेनिफिट है. नेक्स्ट इज पैकिंग फैसिलिटीज. तो आफ्टर परचेजिंग गुड्स द होलसेलर परफॉर्म्स द जॉब ऑफ ग्रेडिंग एंड पैकिंग. देयरफॉर द रिटेलर आर सेव आउट ट्रबल ऑफ सेपरेटिंग थिंग्स, फिल्ड देम कंटेनर्स एंड पैकिंग देम. तो क्या होता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, उसको अलग अलग थिंग्स में देता है, तो क्या करता है बाद में पैकेजिंग का काम कौन करता है, होलसेलर करता है. तो इससे रिटेलर को क्या होता है, कोई भी ट्रबल नहीं होता है, ऐसा कुछ पैकेजिंग वगैरह का झंझट नहीं होता. अब हमने सारी सर्विसेज कर ली प्रोड्यूसर के प्रति, नेक्स्ट कर ली रिटेलर्स के प्रति, अब हमें करनी है टुवर्ड्स सोसाइटी. सो सोसाइटी के प्रति क्या सर्विसेज हैं होलसेलर की. सो लेट्स सी. फर्स्टली, कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशंस. अ होलसेलर कंट्रोल्स ह्यूज फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट बाय स्टॉकिंग गुड्स. देयरफॉर द प्राइसेस रिमेन अंडर कंट्रोल. दिस डायरेक्टली बेनिफिट्स द कंज्यूमर्स. सो देखो क्या होता है कि वो क्या करते हैं, डिमांड और सप्लाई में हमने पहले भी पढ़ा कि वो थोड़ा अपना बना के चलता है. सो जिससे क्या होता है, कंज्यूमर को भी बेनिफिट होता है. सो उसके अंडर ही सारे प्राइसेस कंट्रोल में रहते हैं. ओके, सो देखो मान लो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं अभी मार्केट में थिंग्स के, तो वो थोड़ी देर स्टोर करके रख लेगा, जिसके कारण मार्केट में प्राइस क्या हो जाएंगे, बहुत देर बाद कम ही होंगे कभी ना कभी. तो तब वो चीज़ों को जब निकालेगा तो कंज्यूमर को भी कम रेट पे वो जो थिंग्स हैं वो मिलेंगी. ओके, नेक्स्ट इज ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स. सो द प्रेजेंस ऑफ होलसेलर makes it easy for the retailer to get the good. Next is according to the taste of the consumer at the time. Consequently, all the things are readily available to the consumer. In the absence of wholesaler, the retailers cannot perform this job easily. तो क्या होता है कि होलसेलर क्या होता है, इजी अवेलेबल करवा देता है गुड्स को रिटेलर के पास. सो जिससे कंज्यूमर के पास अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट अच्छी गुड्स मिल जाती हैं एट द टाइम. तो अगर होलसेलर ना होता तो ये रिटेलर के लिए इतना इजीली ना हो पाता, क्योंकि होलसेलर ही वो है जो इजीली जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल करवाता है रिटेलर को. ओके, सो नेक्स्ट सर्विसेज. Next is selection facility. So wholesaler collects things from the various producers at one place. This helps the retailer and the consumer in making their choice easily. सो जो होलसेलर है वो बहुत सारे प्रोड्यूसर से सही से चीज़ें लाता है, एक प्लेस पे मिल जाती हैं जो रिटेलर. देखो अब होलसेलर क्या है, एक से माल परचेज नहीं करता, वो हर एक की क्वालिटी देखता है, तो वो बहुत सारे प्रोड्यूसर से परचेज करता है सारा सामान और वन प्लेस पे अवेलेबल करवा देता है वो रिटेलर को. क्लियर. सो इट्स
ईजी चॉइस हो जाती है रिटेलर को कंज्यूमर तक। देखो कंज्यूमर आके डिमांड करेगा रिटेलर से, फिर रिटेलर उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग थिंग्स अवेलेबल हो जाती है वन थिंग पे, ओके, वन प्लेस पे। नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मेड बाय द होलसेलर बेनिफिट्स टू द रिटेलर। देखो बेनिफिट्स रिटेलर को मिलते हैं और कंज्यूमर को भी मिलते हैं। कैसे? कंज्यूमर को भी अच्छी तरह इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि प्रोडक्ट कैसे, उसके रेट। अब देखो कुछ रिटेलर बेकार भी होते हैं, कुछ रिटेलर क्या करते हैं, हाई प्राइस बता देते हैं मार्केट में उस चीज़ का। आप देखो पार्ले जी का बिस्किट है 5 रुपीज़ का, कोई 10 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं। अगर हमें नहीं पता होगा कि पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपीज़ का, तो हम 10 रुपीज़ में उसको ले आएंगे, तो हम 10 रुपीज़ में उसको ले आएंगे। तो जो एडवर्टाइजमेंट की वजह से कंज्यूमर को उसकी अच्छी तरह इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि ये प्रोडक्ट इतने का है, इसकी क्वालिटी ऐसी है। क्लियर? सो इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाती है। विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट पीपल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस थिंग्स। Next is removal of consumers' complaint. अब consumers can have some complaints about the quality and size of things. The information about this is collected by the wholesaler through the retailers and passed on to the producers. तो क्या होता है, जो भी कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स हैं तो पहले वो रिटेलर को देते हैं, रिटेलर आगे जाके होलसेलर को वो देता है, रिटेलर आगे जाके होलसेलर को वो कंप्लेंट देता है, जो होलसेलर है फिर वो प्रोड्यूसर तक पहुंचाता है। क्लियर? सो मेन रोल किसका है? होलसेलर ही हेल्प कर रहा है कंज्यूमर की, क्योंकि जब तक होलसेलर नहीं पहुंचाएगा प्रोड्यूसर के पास तब तक वो कंप्लेंट सॉल्व ही नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्ट किसने बनाया? प्रोडक्ट तो प्रोड्यूसर नहीं बनाया, तो असली चीज तो प्रोड्यूसर को ही पता होगी। सो दैट्स देयर सेइंग, ओके। नेक्स्ट इज possibility of large scale production. A wholesaler first of all increases the demand of things and then places big orders with the producers. Therefore the scale of production starts rising. With the rising scale of production, the cost of production per unit decreases. In the long run it benefits the consumer. देखो जो होलसेलर क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में माल लाता है प्रोड्यूसर से, जिसके कारण जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो राइज होना स्टार्ट कर जाती है, जिसके कारण एक प्रोडक्ट का जो माल है, मतलब एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिक्रीज होने लग गया। अब देखो जब प्रोड्यूसर, मतलब जब जो होलसेलर है वो ऑर्डर देगा प्रोड्यूसर को, अगर वो इकट्ठे ही 1000 बैग्स का देगा, उतना ही ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। सपोज करो अब वो 2000 बैग्स का देने लग गया, पहले 1000, तो होलसेलर को और डिस्काउंट मिलेगा, वो अपना प्रॉफिट बीच में से देखेगा और फिर उसको सेल कर देगा आगे रिटेलर को, रिटेलर अपना देगा कंज्यूमर को। जब होलसेलर को कम प्राइस पे मिल रहा है तो ऑब्वियसली ये आगे भी कम प्राइस में सेल करेगा, फिर रिटेलर भी आगे कम प्राइस में सेल करेगा, जिससे कंज्यूमर को बेनिफिट होएगा एट द टाइम। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल अगेन। पहले हम 2000 बैग्स परचेज कर रहे थे होलसेलर प्रोड्यूसर से फॉर 10 बैग ईच। अब वो परचेज कर रहा है 4000 बैग्स, तो प्रोड्यूसर को डिस्काउंट देना पड़ेगा। सो वो सपोज करो 8 रुपीज़ में सेल कर रहा है। सो ये पहले इसमें ये प्रॉफिट देख रहा था 2 रुपीज़ का, अब भी अगर इसमें 2 रुपीज़ का प्रॉफिट देगा, अब 10 रुपीज़ का ये आगे सेल करेगा एक बैग। तो इसमें से जो रिटेलर है वो अपना सपोज करो 2 रुपीज़ का प्रॉफिट देखेगा और ये 14 रुपीज़ में आगे सेल कर रहा था। अब यहाँ पे अगर रिटेलर अपना प्रॉफिट देगा तो ये 14 रुपीज़ में सेल करेगा और ये 14 रुपीज़ में सेल करेगा। अब यहाँ पे कितने रुपीज़ में सेल हो रहा है? 12 रुपए में। यहाँ पे कितने में सेल हो रहा है? 14 में। सो इसके कंज्यूमर का ही बेनिफिट है अगर लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन होती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इस वीडियो में हमने डिटेल्ड डिस्कशन की है, हमने होलसेल ट्रेड की। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी के 2 आगे टाइप्स थे, एक तो होलसेल ट्रेड, एक रिटेल ट्रेड। सो नेक्स्ट वीडियो में हम रिटेल ट्रेड को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, सो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ थम्स अप। और अगर आपको कोई भी सिंगल डाउट भी है इस चैप्टर में, सो मुझे कमेंट डाउन करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ओके, सो बाय बाय।